हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपनी चैनल लवी क्लासेस पर। आज की बड़ी खबर यानी कि डीएसएसबी में ढेर सारी वैकेंसीज की न्यूज़ के साथ हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये वाली पोस्ट। तो उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी और आप सब जो हैं ये सबको ही इनसे किसी न किसी टाइप के आपके टाइप की वैकेंसीज में ज़रूर मिलने वाली है, क्योंकि मल्टीपल वैकेंसीज यहाँ निकली हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही न्यूज़ के साथ और अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ सबसे पहले आप हमारे चैनल लवी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस पोस्ट को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिस है, आज ही की डेट यानी कि 12 मई को रिलीज़ हुआ है और आप देख सकते हैं कि डेट इसमें मेंशन की गई है। 12 मई को ये नोटिस जो है रिलीज़ हुआ है और ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स की वो है आपकी 25 मई 2021 इज़ द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट जो है वो 24 जून है। तो अभी नोटिफिकेशन आई है लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशंस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या वैकेंसीज किस टाइप की निकली हैं। तो देखिए इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो देखिए दिल्ली गवर्नमेंट की डिफरेंट टाइप की जो भी हैं ये वैकेंसीज, इसको आपने कैसे देखना है कि नेम ऑफ पोस्ट आपको दिया गया है और साथ में आपको डिपार्टमेंट दिया गया है। सारी डीएसएसबी की वैकेंसी नहीं है, ना ही सारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि किस टाइप की वैकेंसी है, मतलब कहाँ पर कौन सी टाइप की पोस्ट के अंडर कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले बात करें तो देखिए जैसे कि टीजीटी हिंदी की है, फीमेल की पोस्ट, मेल की अलग दी गई है, फीमेल की अलग दी गई है। ये डीटीई के अंडर पोस्ट है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर, और आपको सभी कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एसटी और टोटल सारी वैकेंसीज आपको दी गई है। आपको यहाँ से देखना है आप जिस भी कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सभी कैटेगरी के लिए आपको अलग से फॉर्म इसमें भरना पड़ेगा। मतलब अलग कैटेगरी के लिए अलग आपको अलग पोस्ट कोड के लिए फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है और उसके लिए पेमेंट भी जो है वो अलग होगी। तो देखिए आप जिस भी टीजीटी जैसे नेचुरल साइंस की पोस्ट है, मेल की भी है, फीमेल की भी है, टीजीटी ग्रेजुएट की, टीजीटी टीचर मैथ्स की है, सोशल साइंस की है और सोशल साइंस मेल फीमेल, ऐसे ही बंगाली मेल फीमेल, इस टाइप की वैकेंसी है। कुछ वैकेंसी जो है वो काफ़ी सारे कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं, जो बाकी तो आप जिस भी कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं जिसके लिए भी एलिजिबल है आप उसकी डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं नोटिस में। मैं और बता देती हूँ आपको कि ये सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं आपके लिए जिसके अंडर बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिए असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए जो है आपको सभी कैटेगरी की जैसे कि ईडब्ल्यूएस की, अनरिजर्व्ड की और ओबीसी, एसटी, एससी की सारी मतलब जो है आपको वैकेंसीज दी गई है और इन टोटल जो है 434 वैकेंसीज यहाँ पर है। और असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 74 वैकेंसीज है और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एलडीसी के लिए 278 है। लेकिन इसके लिए जो है एज लिमिट जो है एलडीसी के लिए वो आपकी 27 ईयर्स है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी, तो आप देखना जिस जहाँ पर भी आप एलिजिबल हों आप उसी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके बाद है काउंसलर की कुछ पोस्ट हैं, हेड क्लर्क की पोस्ट हैं और आपको डिपार्टमेंट भी सामने दिया गया है कि किस डिपार्टमेंट के अंडर हैं। जैसे कि कुछ ये वैकेंसीज थी वो डीटीई के अंडर थी और ये जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर हैं। काउंसलर की जो है वो डेवलपमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड, डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है। हेड क्लर्क की जो है ये अर्बन शेल्टर में है, अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसीज जो हैं डीटीई में अलग से हैं और आपकी एनडीएमसी में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर अलग से पोस्ट है। इसमें थोड़ी कम पोस्ट है, इन टोटल 120 पोस्ट है। पटवारी के लिए आप चाहें तो अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंडर ये हैं वैकेंसीज़। तो इसमें इन टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको एज लिमिट भी देखनी है और आपकी बाकी जो
एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको वो भी देखना है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं नोटिस के अंदर। तो आपको देखो, सपोज अगर आपको टीजीटी हिंदी के लिए करना है तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, जहाँ पर और दिया गया है वहाँ पर आप कोई भी इनमें से कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं। और कुछ जो है आपको चीज़ें डिज़ायरेबल दी होती हैं कि वो आपके लिए कंपल्सरी एलिजिबिलिटी में नहीं आता है, वो हो तो अच्छा है। तो एक्सपीरियंस जो है, पे स्केल, एज लिमिट, सब आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। जैसे कि अब हिंदी मेल के लिए है, आगे आप बढ़ेंगे तो टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए मेल के लिए, फिर फीमेल के लिए, हर जो कैटेगरी है उसके लिए सेपरेट आपको क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके लिए डिज़ायरेबल या असेंशियल जो भी है क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सब, पे स्केल, एज लिमिट, सारी की सारी चीज़ें आपको जो है डिटेल में दी गई हैं। तो आप अपने हिसाब से जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप उसके लिए पूरा इसका जो है कंडीशंस वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आगे मैं बात करती हूँ ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए जो कि इन जनरल काफ़ी लोग फिलअप कर सकते हैं, वहाँ पर जा कर के उस पर मैं फोकस करूँगी। तो जैसे कि असिस्टेंट टीचर की पोस्ट थी, तो आपकी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की भी पोस्ट थी और नर्सरी की भी पोस्ट थी। असिस्टेंट टीचर नर्सरी जो है, ये डीटीई में जो पोस्ट थी, इसके लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो है आपकी सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपने 12th पास की हो विद एटलीस्ट 45% ऑफ मार्क्स। 45% ऑफ मार्क्स आपके कम से कम होनी चाहिए, और आपके पास जो है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का, विच इज़ ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, या फिर आपने बीएड नर्सरी की हो। तो इसमें देखिए डीएड और जो वैसे बीएड जर्नल कैंडिडेट्स हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है। दे मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। आपने 10th स्टैंडर्ड में हिंदी सब एज आपका सब्जेक्ट रहा हो, आपने पास किया हो, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल आपको दिया गया है। एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम एज आपको दी गई है 30, अनलेस आप किसी रिजल्ट कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर फॉल करते हैं तो फिर आपको उसके हिसाब से छूट दी जाएगी। वो आगे पैरा 7 में लिखा गया है कि पैरा 7 में वो मेंशन किया गया है, अगर आप एज में छूट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। फिर बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, एलडीसी की अगर पोस्ट की बात करें तो इसमें देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 18 से लेकर के 27 ईयर्स अलाउ किया गया है। तो इसके लिए वैसे एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो 10th पास, और इसमें टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, या तो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो टाइपराइटर पर नहीं, कंप्यूटर पर होगा। आगे बात करें काउंसलर की वैकेंसीज़ की, तो इसमें भी आपको जो दी गई है कुछ भी आपको डिज़ायरेबल दिया गया है, एक्सपीरियंस आपको असेंशियल नहीं दिया गया है। आगे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हमने देखी थी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के अंडर। तो इसमें देख सकते हैं आपकी एसेंशियल टोटल जो थी वो 434 वैकेंसीज़ थी, और एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन आपको दी गई वो है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपने 12th स्टैंडर्ड पास किया हो या उसके इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। 50% मार्क्स आपके होनी चाहिए। डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, चाहे वो जेबीटी के नाम से हो या एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से, जिस भी नाम से हो वो चलेगा। इक्विवेलेंट इन्होंने लिखा है सीनियर, और इसके साथ आपको दिया गया है या फिर आपने बीएलएड किया हो, या फिर जो है आपने ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, किसी भी नेम से आपने ये किया हो, तो ये सभी इसमें मान्य होगा। लेकिन इसके लिए देखिए कंडीशन है कि आप सीटेट क्वालिफाइड होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी टीचर के लिए जो है वो सीटेट कंपलसरी होता है, जो कि पेपर 1 आपका होता है। और टीजीटी के लिए भी पेपर होता है, पेपर 2, लेकिन पीजीटी और नर्सरी टीचर के लिए पेपर नहीं होता है, तो वहाँ पर वो कंपलसरी कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए सीटेट क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। फिर आप
आपको एक राहत दी गई है, क्योंकि पहले मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं कि अगर पंजाब में वैकेंसीज निकलती हैं तो आपको पंजाबी कंपलसरी, और वैसे निकलती हैं दिल्ली में निकलती हैं तो आपको हिंदी कंपलसरी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, मस्ट हैव हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। तो आपके पास हिंदी, पंजाबी, उर्दू या इंग्लिश से कोई भी सब्जेक्ट था अगर 10th स्टैंडर्ड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। जो दूसरे पंजाब से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी कि वो अप्लाई नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास 10th में हिंदी की बजाय मोस्टली स्टूडेंट्स के पास पंजाबी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट मिलता है। तो एक्सपीरियंस इसके लिए जो है वो कोई एसेंशियल नहीं है, ना कुछ डिज़ायरेबल दिया गया है। जो एज लिमिट दी है इसमें वो है आपकी 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए, तो पैरा 7 के अंदर जो है टेबल दिया गया है उसमें आपको दी गई है कि आप कितने छूट एज में मिल सकती है। हेड क्लर्क की जो वैकेंसीज है ये आपकी डीटी के अंडर वैकेंसीज नहीं थी। हेड क्लर्क की जो वैकेंसीज थी ये आपकी अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में वैकेंसीज है। टोटल 12 वैकेंसीज हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर दिया गया है। और बात करें इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो बैचलर डिग्री, यानी आपने बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में की हो तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी मतलब आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, कोई भी कंप्यूटर की डिग्री हो, सब यहाँ चलता है। तो और डिज़ायरेबल और एसेंशियल इसमें भी कुछ नहीं है। पे स्केल देखिए, क्लर्क के लिए काफ़ी अच्छा पे स्केल है जो कि आपके टीचिंग पे स्केल के इक्वल है ग्रुप सी की वैकेंसीज़ की। तो पे स्केल इसमें अच्छा है। एज जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट जो दी गई है वो है आपकी 30 ईयर्स। तो आप अगर 30 ईयर्स के अबव नहीं हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट टीचर जो प्राइमरी है वो आपकी डीटी के अलावा न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंडर भी वैकेंसीज़ थी। तो आप इसके अंडर भी आप देख सकते हैं कि वैकेंसीज़ जो हैं तो इन टोटल वो 120 वैकेंसीज़ हैं। 12th पास होना उसके लिए ज़रूरी है। जेबीटी, बीएलएड या कोई भी आपने 2 ईयर डिप्लोमा किया हो प्राइमरी एजुकेशन में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसमें देखिएगा, यही बात मैं पहले कर रही थी कि इसमें हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट एट 10th स्टैंडर्ड 10th लेवल, तो 10th लेवल पर आपको हिंदी पास होना चाहिए। इसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश में चॉइस नहीं दी है। और कैंडिडेट जो है उसने सीटेट पास किया हो, शुड हैव पास्ड सीटेट। कंप्यूटर नॉलेज इसमें डिज़ायरेबल दी गई है। और पे स्केल भी आपको अच्छा इसमें मिल रहा है। ग्रेड पे आपका 4200 इसमें रहेगा। ये ग्रुप बी की पोस्ट है। और आगे अगर बात करें तो और इसमें भी एज लिमिट जो है वो सेम है जैसे कि डीटी में था, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। पटवारी की जो वैकेंसीज़ हैं इनमें जो है ये भी अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंडर वैकेंसीज़ है। इन टोटल 10 वैकेंसीज़ ये हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगी। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और उर्दू, आपको एक भाषा की इनमें से वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। तो आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का आप देख सकते हैं कि एज़ यूजुअल जैसा कि होता है दिल्ली की जो भी वैकेंसीज़ आती हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, तो वीमेन कैंडिडेट या कोई भी SC ST PWD कैटेगरी से या एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करता है तो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फ़ी। उनको कोई फ़ी जो है पे नहीं करनी होती। ये बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए नो फ़ी, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा, किसी में 1 टियर एग्ज़ाम है, किसी में 2 टियर एग्ज़ाम है, जहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा आप देख सकते हैं। और एग्ज़ाम स्कीम जो है सब इन्होंने यहाँ पर शेयर किया है कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपको एनेक्सर 5th जो है उसमें सारी की सारी उसकी डिटेल्स इन्होंने मेंशन की हैं। और देखो 1 टियर एग्ज़ाम होगा कैसे, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए या जनरल पोस्ट के लिए किस तरीके से किसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर तो ये भी चीज़ आप देख ली कि टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर जो है कैंडिडेट्स कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन इज़ टू बी प्लेस हायर इन मेरिट, कि फिर अगर आपके मार्क्स जो हैं किसी के साथ एक सेम मार्क्स किसी और ने भी कैंडिडेट ने स्कोर किया है
तो प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो उस सब्जेक्ट में हायर मार्क्स के वाले कैंडिडेट्स को दी जाएगी जो भी कोइंसाइड करेगा। इन केस वेयर द मार्क्स आर ऑल्सो इक्वल, अगर उसमें भी इक्वल हुए तो जो एज में सीनियर होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी अगर आपका सेम हुआ तो अल्फ़ाबेटिकली जो भी पहले आएगा जिसका नाम, तो उसको प्रेफरेंस इसमें दी जाएगी। नॉन टेक्निकल केसेस में भी ऐसा है कि पहले उसमें नॉन टेक्निकल में क्या है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है वो, तो जनरल पोस्ट जो होंगी तो उनमें जो मेरिट में जो मतलब अगर आप कोइंसाइड कर रही हैं आपके मार्क्स किसी के साथ, जो एज में सीनियर होगा उसको, और देन अल्फ़ाबेटिकली नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है उसका प्रेफरेंस दी जाएगी। सिलेबस जो है आपको 1 ईयर और 2 ईयर एग्जाम्स के लिए दिया गया है कि जो सेक्शन ए होगा उसमें जनरल अवेयरनेस आएगी, जनरल इंटेलिजेंसी आएगी, रीजनिंग एबिलिटी, यूजुअली जो चीज़ कॉमन सारे एग्जाम्स में आती हैं, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपको इसमें आएंगी। और आपको जो है ये मतलब ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का नहीं आता है, बहुत ही बेसिक लेवल ये आता है। और आगे अगर बढ़े तो सेक्शन बी जो है इसमें 1 ईयर जो टेक्निकल ओनली है, इसमें देखिए MCQs फॉर्म में आपका टेस्ट होगा, पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, MCQ टाइप क्वेश्चंस इसमें होंगे आपके। और 2 टीयर जो एग्ज़ाम है उसमें टीयर 1 का जो सिलेबस है वो तो जनरल एग्ज़ाम के इक्वल होगा, लेकिन टीयर 2 जो होगा इसमें सिलेबस ऑफ 2 टीयर एग्ज़ाम, टीयर 2 का जो है वो आपको दिया गया है कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, और पेपर जो 2 होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी कॉमन है आपका कि इंडियन सिटीज़न हूँ, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी वो क्लोजिंग डेट तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि 24 जून है उस तक। तो आगे अगर बढ़े, आप ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं आप अप्लाई करने से पहले अच्छे से देख लीजिए। और देखिए एज रिलैक्सेशन जो कि आपको दिया गया था हर जगह की पैरा 7 में मेंशन किया गया है, तो वो ये है कि किस कैटेगरी को कितनी छूट मिलेगी। SC ST को 5 इयर्स, OBC को अगर OBC के अंडर फॉल करते हैं तो 3 इयर्स, PWD को 10 इयर्स, PWD कैंडिडेट्स भी हैं और SC ST से बिलोंग करते तो 15, और PWD OBC को 13 ईयर। तो इस तरीके से जो है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो हैं उनको, जिनको कम से कम 3 साल हो गए हैं सर्विस करते हुए डिपार्टमेंट के, उन कैंडिडेट्स को 5 इयर्स की और छूट मिलेगी। और ग्रुप C के लिए जो है वो अप टू 40 इयर्स ऑफ एज जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मेरिटोरियस जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो उनको 5 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विस मैन को जो है उनकी पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स उनको छूट दी जाएगी। डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सोनल को वो जो है वो इन जनरल कैटेगरी के लिए 45 और SC ST के 50 और OBC के लिए 48 अप्लाई कर सकते हैं। विडोज़ या डाइवोर्सी वीमेन जो हैं उनको 35 इयर्स तक जो है जनरल कैटेगरी में, SC ST में 40 और 38 OBC में छूट दी गई है। 38 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए आपको जो भी कंडीशंस हैं ताकि एग्ज़ाम फेयर हो उसके लिए कुछ ड्रेस कोड कंडीशंस हैं कि आपको लाइट क्लोथ्स डालने हैं, बिग बटन्स नहीं होने चाहिए। तो आप सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से पढ़ लें। स्लीपर या सैंडल्स जो हैं वो लो हील्स के साथ डालने हैं, शूज़ अलाउड नहीं हैं। तो ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम देने जाएं और आपको वहाँ से निराश होकर के लौटना पड़े। तो आप सारी जो है कंडीशंस उनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो है आपको, वैसे तो मैंने मोटी जो थी मोटे तौर पर सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं, तो बाकी आप इसमें से देख सकते हैं कि मिनिमम जो पहले वैकेंसीज़ निकली थी 2013 में, उनके हिसाब से ही जो है क्राइटेरिया की मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए पास करने के लिए वो भी आपको दिया गया है। और बाकी देखिए इन मार्क्स को देख के इतनी % आप स्कोर कर लेते हो और आप सोचते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सिलेक्शन तो जो है वो हायर जो भी मेरिट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, लेकिन आपको ये मिनिमम दिया गया है कि एटलीस्ट आपको इतना तो स्कोर करना ही करना है, चाहे वैकेंसीज खाली रह जाएं, लेकिन इससे नीचे अगर आप स्कोर करते हैं तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये जो फिर आपको एनेक्सर 5 में आपको दिया गया है कि किस टीयर एग्ज़ाम के लिए कितने जो हैं किस पोस्ट के कोड के लिए कितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आएंगे, कितने मार्क्स का होगा,
कौन से सेक्शन में क्या इंक्लूडेड होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जिसके लिए भी आप अप्लाई करें उस पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं। 2 टियर के लिए, 1 टियर के लिए, सब के टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, जर्नल पोस्ट के लिए, सब के लिए आप यहाँ से डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ मुझे अच्छी लगी और लगा कि बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो मैंने शेयर की। आप भी जो है अपने सभी जो भी फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, नोन वंस हैं, सबको हमारा चैनल्स जो है सजेस्ट कीजिए। आप भी सब्सक्राइब करिए, उनको भी सजेस्ट कीजिए और सबके साथ ये वैकेंसीज जो हैं शेयर कीजिए। और